नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना के काल में सरकार ने अपने हिसाब से हर तैयारी कर रखी है और सरकार का दावा है कि उसकी हर तैयारी पूरी भी है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी यहां पर अहम रही है। विपक्ष ने हर वो संभावित प्रश्न पूछा है जिससे कि सरकार को तैयारी करनी पड़े। विपक्ष की आवाज में एक अहम आवाज रही है अनुराग भदौरिया की। यहां परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अनुराग भदौरिया सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से सवाल उठाते रहे। आज प्राइम न्यूज पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग भदौरिया जी। बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका प्राइम न्यूज पर। जी नमस्कार जी, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, सरकार अपनी तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है हर संभावित तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है, हम जनता के लिए हर वो संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन विपक्ष की आवाज के रूप में ही सही, आपने बहुत सारे प्रश्न सत्ता पक्ष से पूछे और जिसकी तैयारी के जवाब में सरकार ने बहुत सारी ऐसी संभावित तैयारियां की हैं। जब सरकार ये बोल रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, आपको क्या लगता है सरकार की तैयारियां पूरी हैं या सिर्फ ये खोखले वादे हैं? एक आपने सुना होगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिना ऑक्सीजन की कमी से, बिना हॉस्पिटल में बेड की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से और खासकर एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंचने से लोगों की, कितने लोगों की तरफ की मौत हो गई। कौन होगा इसकी जिम्मेदार? आप चूंकि कोरोना, आपको पता ही है हर चीज का एक पिक होता है, पिक के बाद कोरोना धीरे धीरे अपने आप कम होता है, लेकिन अभी भी वो कम हुआ नहीं है क्योंकि कोरोना शहर में भी है और आप वो गांव में शिफ्ट कर गया है। तो गांव में जिस तरह से कोरोना शिफ्ट किया, आप देखो किस तरह से गांव में मौतें हो रही है। एक के गांव में 10-10 दिन भर लोगों की मौतें हो जा रही हैं और उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से लाशें नदियों में तैरती नजर आई, नदियों के किनारे आपने देखा हो किस तरह से लाशों के साथ जानवर घूमते नजर आए। तो मुझे लगता है ये भयावह स्थिति जो पैदा हुई है, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार को जो जिंदा रहते ही लोगों की मदद नहीं कर पाए, तो जो लोगों की मौतें हो गई थी, तो कम से कम अंतिम संस्कार तो अच्छी तरह से करा देती उनका, कम से कम अंतिम संस्कार करके उनका सम्मान मिल जाता। ये तो हमारे संस्कृति और संस्कार की बात है, वो भी सरकार ठीक से नहीं कर पाई। लेकिन चूंकि अब मुख्यमंत्री जी को ये एहसास होने लगा है पंचायती चुनाव के बाद, क्योंकि जमीन खिसक गई है, तो लिए उड़न खटोला एक जिले से दूसरे जिले घूम रहे हैं और वहां भी जाके क्या अभी भी वो अधिकारियों की आंखों से देख रहे हैं, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी भी वही मीडिया मार्केटिंग चल रहा है। अरे भाई, जनता की असली समस्याओं पे बात कीजिए, जनता की असली समस्या का समाधान कीजिए। जिस तरह से कोरोना गांव गांव में पहुंच गया है, उसका समाधान कैसे होगा ये बताइए ना। सिर्फ बातों से तो होगा नहीं कि आपने बोल दिया कि नहीं, ये क्योंकि आप जाते ही जैसे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के बोलते हैं तुरंत, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। वो तो 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आया था, पता नहीं कहाँ चला गया, और पता नहीं 80-80 हजार लोगों को, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल गया था, पता नहीं कहाँ है वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बातें तो करती है लेकिन जनता की समस्या का समाधान नहीं करती। ये हमारे लिए चिंता की बात है। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए हमारे लोकतंत्र की यही तो बहुत ही खूबसूरत चीज है और भारत में ही ये सबसे ज्यादा प्रखर रूप से पाया जाता है कि विपक्ष अक्सर वो सवाल पूछता है जिसके बदले में सरकार को तैयारी के साथ ही आना पड़ता है। आपने यहाँ पर एक बात की मैनेजमेंट की, आप भी मैनेजमेंट के छात्र रहे हैं, मुझे पता है, मैंने आपके बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की है। आज इंटरव्यू से पहले आप IIM के छात्र रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं सरकार से यहाँ पर चूक हो गई है कि जिस तरह की तैयारी एक साल में होनी चाहिए थी वो तैयारी सरकार नहीं कर पाई? बिल्कुल, सोचिए आप, यहाँ पे 1 साल पहले कोविड आया था और 1 साल पहले हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड की बीमारी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो ऑक्सीजन की होती है। और ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी चीज नहीं थी, हमारे हिंदुस्तान तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑक्सीजन का है। अगर हम ऑक्सीजन अपने हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के लोगों को ना दे पाए, ऑक्सीजन प्लांट अगर अपने साल भर पहले लगा दिए होते, हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्थाएं कर दी होती, प्रॉपर एम्बुलेंस और बढ़ा दिए होते, और आप पूरी तैयारी के साथ रहते कि नहीं भाई अब कोविड आएगा तो हमने ये तैयारी कर ली है, आप कोविड हॉस्पिटल बना लेते और उनको अपग्रेड कर देते। तो आपने तो ऐसा किया नहीं और फिर आप कह रहे हैं कि मुझे हमारी तैयारी, अरे आपने तैयारी की होती तो आज इतनी अवस्था थोड़ी होती, ऑक्सीजन के बगैर तरह के लोगों की मौतें थोड़ी हुई होती। लेकिन हाँ, सरकार, चूंकि मैंने आपसे बोला ना, सरकार मीडिया मैनेजमेंट करने में रहती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी मिला था, सुना मैंने कई मैगजीन में बड़ी बड़ी लेख छापे गए थे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल को ऐतिहासिक काबू पाया गया था। पिछले साल इस तरह के लेख थे कि मुख्यमंत्री के प्रयास से यहाँ पे ऐतिहासिक काबू पाया गया। क्या काबू पाया गया कि यहाँ पे अगर ऐतिहासिक काबू पाया गया होता है, ऐतिहासिक काम कर लिया होता है, तो क्या इतने लोगों की जाने जाती क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? बिना ऑक्सीजन के लोगों की जाने जाती, बिना यहाँ पे वेंटिलेटर मिलने से लोगों की जाने जाती, क्या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भटकते एडमिशन नहीं मिलने से लोगों की जाने जाती? क्या यहाँ पे एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंचने पे लोगों की जाने जाती? लोग अपने परिवारजनों को कैसे कैसे लाद के किस पे रख के ले गए, कभी हॉस्पिटल से घर, कभी घर से शमशान घाट, वो आपने देखा है।
तो समय से अगर इन्होंने चीजें कर ली होती साल भर में, तो शायद आज हम लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम तरह के सवाल हैं, हम उन विवादों पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से तमाम आरोप प्रत्यारोप रहे। सबसे बड़ी जरूरत यही है, आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार अभी भी तैयारी में कहीं चूक रही? क्योंकि आपने भी कई बार ये आरोप लगाया कि सरकार भांप नहीं पाई कि हमारी आबादी कितनी, आबादी के हिसाब से कितनी वैक्सीन होनी चाहिए। क्या यहां पर भी सरकार के प्रबंधन में कोई चूक हुई है? मैंने कहा ना, सरकार की गलत नीति और गलत फैसले की वजह से उनका नुकसान हिंदुस्तान की जनता भोग रही है। सोचिए आप, अप्रैल के महीने में जिन पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों ने, विश्व के लोगों ने अपनी अपनी वैक्सीन बुक करा ली थी जहां पे वैक्सीन बन रही थी, तो हमको भी अपनी वैक्सीन बुक करवानी चाहिए थी, एडवांस बुक करवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने तो वैक्सीन बुक नहीं की, और यहाँ पे 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट और कर दी, दूसरों को, दूसरे देशों को दे दी। अगर वही 6.5 करोड़ वैक्सीन अगर हम महाराष्ट्र और मुंबई और दिल्ली में लगा देते तो कम से कम मुंबई और दिल्ली के लोग तो सिक्योर हो जाते, लेकिन हमने उसको बाहर भेज दिया। और जो वैक्सीन हमारे यहाँ आना भी चाह रही थी, जिन्होंने आने की इन्होंने, हमारी सरकार ने उन्हें आने भी नहीं दिया था। अगर उनको आने भी देती, फरवरी महीने में वो आना चाह रही थी, अगर आने देती तो शायद यहाँ पे वैक्सीन की किल्लत आज नहीं होती। सरकार ने अनाउंस तो कर दिया 1 मई से हम 18 से ऊपर के बच्चों और 45 से सभी लोगों को लगेगा, लेकिन आपका वैक्सीन कहाँ है? ज्यादातर लोग लगाने जाते हैं, केंद्र वैक्सीन खत्म हो गई, क्योंकि इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार की प्लानिंग में कमी है वैक्सीन की। एक बात, दूसरी बात, जो वैक्सीन हमारे देश में बन रही है, स्वदेशी वैक्सीन है, पूरी तरह से स्वदेशी है वो वैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, तो कम से कम उसी का लाइसेंस और जो बायोटेक कंपनी अपने देश में उनको दे दें, जिससे कि बहुत जल्दी जल्दी उसका प्रोडक्शन हो पाए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन बन पाए, जल्दी जल्दी लोगों को मिल जाए। ऐसा भी सरकार को पहले करना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की। सरकार ने सिर्फ सत्ता की लालच में चुनाव करा दिए। सारे विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, सोचिए आप, वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा था, असम में चुनाव हो रहा था, तमिलनाडु में चुनाव हो रहा था, चारों तरफ चुनाव, और इधर जो रहा बचा उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव करा दिए। तो क्या चुनाव ज्यादा जरूरी था? और चुनाव, एक तरफ चुनाव चल रहा है, वहाँ लाखों की भीड़ आ रही है, दूसरी तरफ कोरोना अपना जोर मार रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती है? अगर कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में और आपके नीतियों में गलती तो है ना, कहीं ना कहीं आपके फैसले तो केंद्र सरकार के और भारतीय जनता पार्टी सरकार के गलत है ना, उसकी सजा पूरे हिंदुस्तान की जनता आज भुगत रही है। तो क्या इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या किसी सरकार के लिए? अनुराग जी, यहाँ पर एक और भी बहुत ज्यादा आधारभूत एक प्रश्न है कि देखिए, जब पहले के अगर हम सालों की बात करें तो एक तरह से एक छत्र राज्य हुआ करता था। कभी आपको याद होगा नेहरू युग, इंदिरा गांधी का युग, राजीव गांधी का युग। उसके बाद जैसे ही केंद्रीय सहकारी संघवाद की एक रणनीति आई, जब गठबंधन होने लगे तो राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार के बीच के संबंध धीरे धीरे खराब होते गए। आपको क्या लगता है कि कोरोना काल में जो केंद्र सरकार है, भले किसी पार्टी की सरकार हो किसी भी राज्य में, क्या ये वो समय नहीं है जब एक साथ मिलकर एक तरह से, मतलब कदम से कदम मिलाकर साथ बढ़े? ये नहीं देखा जाना चाहिए कि बीजेपी शासित राज्य है कि ये कांग्रेस शासित राज्य है? देखिए, हमने तो हमेशा सकारात्मक राजनीति की है। हम लोगों ने तो एक चिट्ठी भी लिखी है केंद्र सरकार को कि भाई जो अभी सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाना चाहते हैं, और भी बहुत चीजें उसके अंदर में है। तो अभी तो पार्लियामेंट अपना जो ऑलरेडी पार्लियामेंट वो खराब तो हुआ नहीं है, कहीं पानी से चूने तो लगा नहीं है, कहीं दीवारें तो उसकी गिरने नहीं लगी है, ना राष्ट्रपति भवन की दीवारें गिरने लगी है, ना पीएम हाउस की दीवारें गिरने लगी है। ऐसा तो कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं दिखाई पड़ रहा था ना। तो क्या जरूरत थी 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की, सेंट्रल विस्टा ये प्रोजेक्ट लाने की? अगर ये प्रोजेक्ट की जगह आप ये 20,000 करोड़ रुपए ऑक्सीजन और वैक्सीन में लगाने में कर दीजिए। ये हमने सजेशन दिया है, गलत है तो बता दीजिए। हमने कहा कि अभी यहाँ पे लोग परेशान है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग के पास कामकाज नहीं है, लोग बेरोजगार है, तो 6,000 उनको प्रति महीना उनको दे दीजिए बेरोजगार में, जिससे उनकी कम से कम उनका रोजगार चलेगा। और जो किसान धरने पे बैठा है, जो किसान हमारे रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान का, वो इतने दिन हो गए, उसको ठंडी गर्मी सब उन्होंने झेल लिया, तो काला कानून जो उनके लिए बनाए उनको हित में नहीं है। किसान कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो उसको वापस कर लीजिए। तो हमने क्या गलत बोला है? हम तो सरकार के साथ ही करे। हमने तो ये भी बोला है कि आप कम से कम लोगों को जिनके पास खाने को नहीं, उनके लिए खाना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हम तो सकारात्मक सजेशन सरकार को दे रहे हैं, और सरकार के साथ हमेशा चाहते हैं कि सरकार को जो समय से अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हमने यहाँ बोला था जो पंचायती चुनाव हो रहा है, योगी जी रुकवा दीजिए, तो योगी जी ने तो हमारी बात सुनी नहीं, पंचायती चुनाव कराया, जिससे क्या हुआ कि कोरोना गांव तक पहुंच गया। हमने तो बोला था, हमने ये भी बोला था कि भैया ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दीजिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करवा दीजिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था करवा दीजिए। तो हमारी बात कहाँ योगी जी ने मानी, बल्कि कहने लगे कि जो यहाँ अफवाह फैलाएगा उस पर NSA लगा देंगे और उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे।
करेंगे तो बाद में बीजेपी के विधायक और सांसद ही अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो हमें तो अभी तक लगा नहीं किसी पैने से लगा हो संपत्ति जब्त हुई हो। फिर इसी तरह से जब महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा था फिर हम समाजवादियों ने आवाज उठाई और मुख्यमंत्री से बोला कि नहीं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, चाहे हाथरस की घटना हो या उन्नाव की हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी तरह से लाठियां भांज दी हम लोग के ऊपर में और जेल में डाल दिया, मतलब एफआईआर कर दी। हमारी विपक्ष की बात सुनने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार कहाँ होती है। हम तो सकारात्मक सजेशन देने को तैयार हैं। इस मुसीबत की घड़ी में सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार है। तभी तो हमने चिट्ठी लिखी, हमने अपने सजेशन दिए, लेकिन सरकार मेरे सजेशन को माने तो ना। सरकार माने को तैयार नहीं है। हमने कहा वैक्सीन फ्री लगवा दिए, पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीन फ्री लग जाए तो क्या बात है भाई। 35,000 करोड़ रुपए आपके पास बजट में एलोकेटेड है, 35,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन लगेगी तो लगवा दीजिए पूरे हिंदुस्तान को फ्री में। और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जो पैसा मिलेगा और जो बचेगा उसको भी वैक्सीन में इस्तेमाल कर लीजिए। तो मेरा सजेशन सरकार, हम विपक्ष का सजेशन सरकार मानती का है ना केंद्र में ना राज्य में। उनको लगता है वो सत्ता के नशे में इतना मदमस्त है कि उनको उस विपक्ष की बात समझ में नहीं आती है। और मैं बार बार बोलता हूँ ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर चलेंगे तभी हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन की समाधान कर पाएंगे। बहुत सुंदर। अकेले कोई इसका समाधान नहीं कर सकता। अगर सरकार को लगता है कि वो अकेले समाधान कर लेगी तो क्या दिखाई नहीं पड़ता किस तरह से लाशें नदियों में तैर रही हैं और किस तरह से वहां पे घाट पे लाशें किस तरह दिखाई पड़ रही हैं और किस तरह जानवर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आइए हम मिलकर काम करने को तैयार हैं। तो लेकिन आप सच तो जनता के सामने लाइए ना। अगर आप सच ही छुपाओगे, आप मुझे अपनी बीमारी को कहोगे कि नहीं मुझे बीमारी नहीं है और मैं कहूंगा नहीं आपको बीमारी, आपको वो बीमारी नहीं है, तो हम आपके साथ क्या दवा करेंगे बताइए आप। अगर मैं डॉक्टर हूं और आप कहोगे मुझे बीमारी है ही नहीं और मैं दवा करना चाहता हूं तो मैं कैसे दवा करूंगा जब आप मानने को नहीं तैयार हो कि आपको बीमारी है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानने को नहीं तैयार है कि यहाँ पे लोगों की मौतें हो रही हैं। तो बताओ विपक्ष क्या करे। विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है। बताइए, हम तो आप नहीं भी हमसे मदद मांगते तो हम ये जो समाजवादी की जो अखिलेश टीम है वो लगातार गांव-गांव घर-घर लोगों की मदद कर रही है। अगर आपने देखा कोरोना काल में भी अगर आपने देखा होगा टीम अखिलेश ने लगातार यहाँ पे लोगों की मदद की है और लगातार हम करते रहे हैं। अगर मेरे भी अगर आप जाओगे आप ट्विटर पे तो हमारे ट्विटर पे भी आप देखना हम लोगों ने कितनी मदद की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार हमारी, हम तो मदद करने को जनता के साथ खड़े हैं। सरकार हमारी मदद ले, हमारी बात सुने, लेकिन सरकार कहाँ सुनती है। सरकार आरोप लगाती है। पहली सरकार ऐसी है जो विपक्ष पे आरोप लगाती है। विपक्ष सत्ता पे आरोप लगाता है, सत्ता विपक्ष पे आरोप लगाती है, तो जनता की मदद कहाँ से होगी। नहीं, कितना भी सरकार आरोप लगाए, लेकिन देखिए आप सब ऐसी आवाज हैं कि आप सरकार को मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए और सरकार को तैयारी करनी पड़ती है। एक यहाँ पर जरूरी सवाल है कि जिस तरह से पलायन हुआ प्रवासियों का और गांवों में अब देखिए कोरोना धीरे धीरे फैलता जा रहा है। आपने भी देखा होगा, आपने भी तमाम बार सवाल आपने उठाए कि सरकार गांवों पर ज्यादा फोकस करे क्योंकि वहां पर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार को किस स्तर की तैयारी की जरूरत है और यहां पर आपका जो एक सर्वश्रेष्ठ सुझाव हो सकता है जो सरकार को मानना चाहिए वो क्या हो सकता है? देखिए, एक पहला सुझाव जो हम लोगों ने दिया था कि आप पंचायती चुनाव मत करवाइए, तो सरकार ने हमारा सुझाव नहीं माना क्योंकि सरकार को लगा कि उनकी सरकार है जल्दी से चुनाव करा लो क्योंकि अभी जल्दी चुनाव हो जाएगा तो हम अपनी ताकत से, सत्ता बल से हम चुनाव जीत लेंगे पंचायती का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता जनार्दन होती है। जनता ने तुमको अयोध्या में भी हरा दिया, बुरी तरह अयोध्या में हरा दिया जहाँ से वो अपनी राजनीति चमका रहे थे। सोचिए आप तो प्रभु राम भी उनसे खुश नहीं है। प्रभु राम ने भी भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और उसमें भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु राम तभी खुश होंगे जब प्रभु राम के बच्चे खुश होंगे। जब प्रभु राम के बच्चों की कोरोना से मौतें होगी, बेरोजगारी से प्रभु राम के बच्चे आत्महत्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्रभु राम के बच्चे तड़प तड़प के मरेंगे, तो क्या प्रभु राम माफ करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए आपने देखा प्रभु राम ने पूरी तरह से अयोध्या में नकार दिया और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को धाराशायी कर दिया, पूरी तरह धाराशायी कर दिया। जहां समाजवादी 24 सीटें वहां वो 6 सीटें लेके आए। सोचिए आप, तो आप इनसे प्रभु राम भी नाराज हो गए, सिर्फ अयोध्या में नहीं, प्रभु राम नाराज इनसे वहां प्रयागराज में भी हो गए, बनारस में काशी बाबा भी नाराज हो गए। उन्होंने भी कहा नहीं इस लायक है ही नहीं किसको जिताया जाए क्योंकि ये हमारे बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। ये हमारी आस्था का विषय को राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हमारी आस्था को हमारी आस्था की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप देखना भगवान राम ने भी इनको नकार दिया है। और सच बात तो यह है कि अगर आपने पंचायती चुनाव नहीं कराया होता तो गांव-गांव में कोरोना नहीं जाता, और गांव-गांव कोरोना नहीं जाता तो आज ये हालत नहीं होती। तो इसलिए मैं सरकार से कहता हूं, सरकार गांव में कम से कम कोविड हॉस्पिटल बनाने की व्यवस्था करे, गांव में टेस्टिंग की व्यवस्था करे और गांव में मेडिकल टीम लगा दे, परमानेंट मेडिकल टीम लगा दे। हर 8-10 गांव के ऊपर में एक मेडिकल टीम पूरी सुरक्षित वहां पे एक हर, या तो समझ लीजिए हर वहां ग्राम समाज में
एक कोविड हॉस्पिटल बना दे, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कर जरूरी सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव, टीम लगा दे, वहाँ एक मेडिकल टीम लगा दे, तो रात बिरात के जो लोग ऑक्सीजन की वजह से जिनकी मौतें हो रही है जाके वहाँ भर्ती हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि भाई गांव का आदमी कहाँ से साधन लाएगा 15-20 किलोमीटर हेडक्वार्टर जाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए। तो अगर ग्राम समाज के ऊपर में आप एक कोविड हॉस्पिटल बना देंगे ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पे आदमी जल्दी भर्ती हो जाएगा, तो उसकी जान बच जाएगी। ये काम अगर सरकार कर ले तो ज्यादा अच्छा है, पर सरकार ये काम करने की बजाय विपक्ष पे आरोप लगाने का काम करती है। तो विपक्ष उनको लगता है विपक्ष जो बातें कह रहा है, उनको लगता है विपक्ष बातें उठा क्यों रहा है, सच बोल क्यों रहा है, सच बोलना मना है। उनको मालूम ही नहीं है कि सच दबता नहीं है, सच को आप दबा भी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु राम का आशीर्वाद मिल चुका है सबको, कि प्रभु राम भी आपसे नाराज हो चुके, उन्होंने भी आपको नकार दिया है। इसलिए आप कुछ भी कर लो, अगर आप जनता की सेवा नहीं की है आपने, तो प्रभु राम आपको सजा देंगे देंगे, और आप देखना है वोट के माध्यम से प्रभु राम उनको सजा दे देंगे। अनुराग जी, जिस तरह से आपने बहुत सारी बातें बोली, तो कुछ ऐसा मतलब संकेत मिल रहा है कि आपका संकेत है कि सरकार फेल हो चुकी है। अब जब सरकार फेल हो जाती है तो विधायिका में जो विपक्ष की भूमिका होती है वो बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि विपक्ष ही अब वहां पर संतुलन के कांटे की तरह काम करता है। विपक्ष की भूमिका इस समय पूरे देश में क्या होनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है, तमाम ऐसे नेता होंगे, तमाम ऐसे सहयोगी होंगे, तमाम आपके कार्यकर्ता होंगे जो इस वक्त आपको देखकर ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनका अब रोल क्या होना चाहिए समाज में। आप उनसे यहां पर क्या कहना चाहेंगे प्राइम न्यूज के माध्यम से? देखिए, हम समाजवादी लोग टीम अखिलेश लगातार गांव-गांव में, शहर-शहर में जो परेशान लोग हैं उनकी मदद करने में लगे हैं। हमारा भी आग्रह अपने साथियों से यही है कि हम सब मिलके, अपने ही लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, जो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, ये हम नहीं देखते। हमारे गांव में या हमारे शहर में जो लोग परेशान हैं, हम लगातार उनकी मदद करने में लगे हैं, क्योंकि आपदा का वक्त है। आपदा के वक्त में अगर सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही किसी कारणवश, तो हम समाजवादी लोग टीम अखिलेश उनकी लगातार मदद कर रहे हैं, और इसी तरह हम करते रहेंगे, क्योंकि अपने ही खून है ना, अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों की मौतें हो रही हैं, अपने ही लोग परेशान हैं। तो जैसे ही आवाज आती है, टीम अखिलेश दौड़ पड़ती है, और आप देखिए हर गांव-गांव में लगे हुए हमारे साथी लोग, और हम सब मिलके अपने लोगों की, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, गांव-गांव, शहर-शहर में हम लोग मदद करने में लगे हैं, और हम अपने आग्रह यही करेंगे, इसी तरह से मदद करते रहिए। जो लोग परेशान उनको हॉस्पिटल पहुंचाइए, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन दीजिए, जिनको अगर खाने पीने की कमी है उनको खाना पीना पहुंचाइए। जो मदद हम सब कर सकते हैं समाजवादी लोग पूरे तन मन धन से अपने परेशान साथियों की मदद करते रहेंगे, यही हमारा कर्तव्य है, और समाजवादी लोग यही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि लगातार जिस तरह से सरकार का दावा है कि WHO हमारी तारीफ कर रहा है, नीति आयोग हमारी तारीफ कर रहा है, लेकिन आपका ये कहना है बार बार कि ये वेबसाइट मैनेजमेंट करते हैं, ये मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है। इसके पीछे आधार क्या है? देखिए, मुझे आप देखो, सच तो बोलता है, सच आप गांव में दिखाई पड़ रहा है। आप जाइए हर गांव में, किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से लोग के एम्बुलेंस नहीं आता, तो वो ठेले गाड़ी जो होती है ना, उस पर अपनी लाश को लेके जा रहे हैं। आज ही मैं एक गांव में गया था, एक परिवार से मिलने के लिए, मदद करने के लिए, तो पता चला उनकी डेथ हो गई। तो दो साथी हमारे उनको, उनकी डेड बॉडी को उसमें ठेला गाड़ी में रख के ले गए, कोई आया नहीं उठाने के लिए। सोचिए आप, क्योंकि कोरोना में वैसे भी कोई आना नहीं चाहता है, तो वो कह रहे थे कि हम उनको जाके वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार करके आए, कोई आया नहीं। और वो तो छोड़िए, 3 दिन हो गए, हमसे कोई हाथ ही नहीं मिला रहा है, कोई गांव वाला मेरे पास तक नहीं आता है कि हमने, क्योंकि हमने उनको ले गए। तो सोचिए, ऐसा माहौल है गांव के अंदर में। तो ये सरकार की कमी की वजह से, नाकामी की वजह से तो माहौल हुआ है ना, कि गांव-गांव में से अगर इतना ही सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अवार्ड तो इनको ऐसे ही, आपने देखा होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी अवार्ड मिला था लास्ट टाइम में, जब यहाँ कोरोना काल हुआ था। कई मैगजीन ने भी इनकी बड़ी तारीफ लिखी थी, ऐतिहासिक काबू पाया गया। तो क्या आपको लगता था वो अवार्ड जायज थे, जिस तरह से लोगों की मौतें हुई? इतना ही समझ लीजिए आप। देखो, सच कभी छुप नहीं सकता। गांव-गांव में सच दिखाई पड़ रहा है, शहर में सच दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से लाशें नदियों में तैर रही हैं, जिस तरह से रेतों में गाड़ी जा रही है, ये सच किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सच तो बोल रहा है ना। अब झूठी कोई अगर अपनी बात कहे तो उससे कोई मतलब नहीं है, मार्केटिंग से कोई फायदा नहीं है। मैं तो सरकार से कहूंगा, धरातल पे आइए, अपनी समस्या को देखिए, अधिकारियों की आंखों से देखना बंद कीजिए। आप वीआईपी कल्चर हटा के अगर आप देखेंगे, अगर वीआईपी कल्चर छोड़ के आप जाएंगे गांव में, तो आपको हकीकत का पता चलेगा कि लोग कितने परेशान हैं गांव के अंदर। बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ प्रशासन को लेकर, तो आपको याद होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल की भी शिकायतें लगातार विपक्ष ने उठाई। विपक्ष का कहना है कि अगर राज्य सरकार को पहले से आप लोग अपडेट कर देते तो शायद इस तरह की परेशानियां ना आती। आपको क्या लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर किस तरह के परिवर्तन की जरूरत है, कि जैसे उसमें जिलाधिकारी की भूमिका हो गई, कप्तान की भूमिका हो गई, इसमें कितने सुधार की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आप तय मानिए कि यहाँ पे
विधायकों की और मंत्रियों की तो शायद ही कोई सुनता है, अधिकारियों का बोलबाला है। अधिकारी मनचाहा जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जब आपकी पकड़ कमजोर हो जाती है, राजनीतिक पकड़ और जमीनी पकड़ किसी पार्टी की कमजोर हो जाती है, तो वो अधिकारियों पे डिपेंड हो जाता है। वो अधिकारियों की आंखों से देखना शुरू करता है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता और उसके जो लोग हैं, जो उसके जो प्रतिनिधि हैं, वो उनके बीच में और नेता के बीच की दूरी, बीच में दूरियां हो जाती हैं। जब उनके बीच में दूरियां हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो आप धरातल और जहाँ पे ऑफिस होता है सीएम ऑफिस के बीच की दूरियां को कम करने के लिए अधिकारियों का, डीएम का, एसडीएम का, कमिश्नर का, एसपी का, डिप्टी एसपी का, डीआईजी का, आईजी का सहारा लेते हैं। तो आपको पता है जो अधिकारी होते हैं वो तो सत्ता के साथ चलते हैं, वो तो सत्ता के हिसाब से उनको अपनी पोस्टिंग चाहिए, सत्ता के हिसाब से उनको अपनी बातें करनी होती हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी को समझने की जरूरत है, ये अधिकारी सब ये अधिकारी एक धोखा है, ये आपको सही बात नहीं जानने देंगे, क्योंकि ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसके ऊपर आपके आने के पहले उसकी नाकामी के ऊपर अच्छी सी परत डाल देंगे और परत डाल के आपको अच्छा दिखाएंगे, क्योंकि अधिकारी अपनी कमी थोड़ी बताना चाहता है। लेकिन अगर आप वही प्रतिनिधि से बात करेंगे अपनी, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, चुनाव दोबारा जनता का सामना फेस करना है, वो आपको सही बात बताएगा। इसलिए देखो यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण भी हैं, जो केंद्रीय मंत्री है संतोष गंगवार जी भी हैं, उनको भी पता है मुझे चुनाव लड़ना है, विधायकों को पता है मुझे चुनाव लड़ना है, तो वो सही चिट्ठी लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से यहाँ लोग परेशान हैं, यहाँ हॉस्पिटल की कमी से लोग परेशान हैं, वो चिट्ठी लिख रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी को। तो ये चीज तो ये मुख्यमंत्री जी को समझ में आना चाहिए कि जब मेरे प्रतिनिधि हमें चिट्ठी लिख रहे हैं, तो चिट्ठी लिखने का मतलब यही होता है कि मुख्यमंत्री से मिल नहीं पा रहे, तभी तो चिट्ठी लिख रहे हैं ना। अगर मुख्यमंत्री से मिलने का मौका दे दें तो मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात बता दें। लेकिन अधिकारी इतने चापलूस टाइप के होते हैं, ये सारी सच्चाई को ऐसे दबा के रखते हैं, सच बात सरकार तक और सत्ता तक आने नहीं देना चाहते। वो अपनी वाहवाही के चक्कर में वो आराम से दबाए बैठे रहते हैं और परेशान होता है जनप्रतिनिधि, परेशान होती है जनता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो अधिकारियों का जो जिसको बोलते हैं, ये जो एक उनका होता है ना, जो गठजोड़ होता है, ये सबसे खतरनाक है। और अधिकारियों की आंखों से देखना बंद करें मुख्यमंत्री जी, तभी वो सच्चाई देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, हमसे बात करने के लिए। बहुत ही संतुलित आपने उत्तर दिए और तमाम प्रश्न आपने यहाँ पर खड़े किए सरकार के सामने, जिसके जवाब निश्चित रूप से सरकार को ढूंढने चाहिए। और जब ये जवाब विपक्ष की तरफ से उठते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सत्ता पक्ष उन पर गंभीरता से सोचे, क्योंकि ऐसे ही हमारा लोकतंत्र चलता आया है और ऐसे ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता आया है। फिर हर प्राइम न्यूज की इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।